नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, कमलेश को रिमांड पर लेगी ईडी की टीम। पीएमएलए कोर्ट से रिमांड की इजाजत मिल गई है। 5 दिन तक अब ईडी के रिमांड पर कमलेश रहने वाला है, जिससे पूछताछ की जाएगी। जमीन घोटाला मामले में आरोपी है कमलेश। 26 जुलाई को कमलेश की गिरफ्तारी की गई थी और अब 5 दिन तक कमलेश ईडी के रिमांड पर रहने वाला है, जिससे अब कई पूछताछ किए जाने हैं। कई सवालों का सामना कमलेश को करना पड़ेगा। और न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, अब 5 दिनों तक ईडी के रिमांड पर कमलेश रहने वाला है। क्या लगता है, कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, बड़ी जानकारी और हासिल होगी ईडी को? जी, बता दें कि कमलेश को लेकर जो लैंड स्कैम मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी पिछले दिनों ईडी के द्वारा, उस मामले में कई अहम खुलासे और कई पूछताछ के दायरे जो हैं वो होने वाले हैं और इसे लेकर ही ईडी ने रिमांड की मांग की। अदालत ने पिछले दिनों जो है वो मान लिया और उसके बाद उसे रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बता दें कि रिमांड की अवधि जो नए कानून के आधार पर मिले हैं उसके अनुसार 40 दिनों के भीतर कभी भी रिमांड पर लिया जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि आज से ही जो कमलेश की रिमांड अवधि है वो शुरू होगी और कमलेश से आज जो है ईडी के अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं। फिलहाल बता दें कि इस पूरे मामले में 300 एकड़ का जो चामा इलाका है, जो चामा मौजा है कांके क्षेत्र का, वहां की जमीन से रिलेटेड जो मामले हैं उसे लेकर पूछताछ की जाएगी। तो वहीं इसके साथ ही कई अन्य जमीन, खासतौर से अगर बात की जाए तो प्रियरंजन सहाय और शेखर कुशवाहा जैसे भूमाफियाओं के साथ कमलेश के कैसे संबंध थे, उन लोगों के बारे में क्या कुछ जानकारी थी, उनके साथ मिलकर इसने कौन से जमीन के गोरख धंधे में शामिल था, इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जा सकती है और कई अहम खुलासे और कई नाम जो हैं, उनके चेहरे जो हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ सकते हैं। बिल्कुल ओम प्रकाश, इंतजार होगा जब कमलेश से पूछताछ होती है तो क्या कुछ बड़े खुलासे और इस मामले में होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और आपको चकधरपुर रेल हादसा मामले का अपडेट बता देते हैं। हादसे के बाद डिब्बों को हटाने का काम अभी भी जारी है। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर अभी भी परिचालन ठप है। आज 3rd रेल लाइन क्लियर होने की संभावना जताई जा रही है। बाकी रेल ट्रैक को ठीक करने में और भी वक्त लगेगा, क्योंकि आपको बता दें कि कल ही यहां पर हादसा हुआ था जिसमें हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन जो है हादसे का शिकार हो गई थी। 18 कोच पटरी से उतर गए थे। ऐसे में अब उन कोचों को वहां से हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज 3rd रेल लाइन जो है उसे ठीक कर लिया जा सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जो बाकी के रेल ट्रैक हैं उसे ठीक करने में वक्त अभी भी लगेगा, क्योंकि इससे पहले वहां एक माल गाड़ी भी डिरेल हुई थी और माल गाड़ी के वैगन से टकराकर ही हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन जो है वो हादसे का शिकार हुई थी। तो अब वहां से सबको हटाना, कोच को हटाया जाएगा और उसके बाद रेलवे ट्रैक की मरम्मती की जाएगी। तो ऐसे में इसमें और वक्त लग सकता है। तो चकधरपुर रेल हादसा से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ताजा अपडेट आपको बता दें, अभी भी ये जो रेलवे ट्रैक है वहां पर परिचालन ठप है। हादसे के दूसरे दिन भी कोच को हटाने का काम जारी है। डिब्बों को हटाया जा रहा है ताकि जो ट्रैक है उसे दुरुस्त करके परिचालन ठीक किया जा सके। और अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की। आज झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का 4था दिन है और सदन में कई राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र के हंगामेदार होने के आसार अभी से ही जताए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, लगातार 3 दिन तक जो तस्वीरें सामने आई झारखंड विधानसभा की, उसमें पक्ष और विपक्ष कई सारे मुद्दों को लेकर एक दूसरे के साथ ही उलझे नजर आए और प्रदर्शन का भी माहौल देखने को मिला। आज मानसून सत्र का 4था दिन है। सदन में कई राजकीय विधेयक आज पेश किए जाएंगे। हालांकि आज भी सत्र के हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की अगर हम बात करें तो जहां एक तरफ बीजेपी कई सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में जुटी है, सरकार को जनता से किए गए वादे याद दिला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी कई सारे आरोप बीजेपी पर लगा रहा है और साथ ही साथ हंगामा
का दौर भी जारी है और सिर्फ सदन में विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्तापक्षी लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और न्यूज 18 संवाददाता अविनाश अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, आज चौथा दिन, 3 दिन की तस्वीरें हमने देखी, हर दिन हो हंगामा, आज क्या उम्मीद जताई जाए? आज भी उससे ज्यादा की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो तैयारियां हैं और जिस तरह से कल सदन के अंदर भी विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही नेता प्रतिपक्ष की जो तल्खियां दिखी, वो कहीं न कहीं आज सदन के अंदर फिर से एक बार दोहराई जा सकती है। सदन के बाहर की भी हम आपको तस्वीर दिखाएं, यहाँ शुरुआत हो गई है, बीजेपी के विधायक यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सामने देखिए सभी अलग अलग मुद्दे हैं, मनरेगा कर्मियों का मुद्दा है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका रसोईया का मुद्दा है, पारा शिक्षकों का मुद्दा है, सहायक पुलिसकर्मियों का मुद्दा है, होमगार्ड का मुद्दा है, पोषण सखी, जल सहिया, कंप्यूटर कर्मी, और ऊपर जो लिखा है भ्रष्ट, निकम्मी, झूठी, लुटेरी और युवाओं को ठगने वाली सरकार। अभी खुल ही रहा, देखिए बैनर कितना बड़ा है। ये बैनर जो बनाया गया है ये इसी हिसाब से बनाया गया है कि जितने भी बीजेपी के विधायक हैं वो जब यहाँ खड़े हों इनके ठीक पीछे, तो ये सारे मुद्दे जिनको लेकर सदन के बाहर और अंदर लगातार बीजेपी के विधायकों के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से परिलक्षित हो। और देखिए सदन के अंदर की जो कल तस्वीरें देखने को मिली, और खासकर अगर हम फिर से एक बार आपको कहें कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं अमर बावरी, उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष की जो तल्खियां थी, जो संवाद हुए और अध्यक्ष ने जो आपत्ति जताई कि आप उंगली उठाकर बात नहीं कर सकते हैं, और इधर से जवाब में कहा गया कि आप पक्षपात कर रहे हैं, आप मीठा जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो ये जो तल्खियां हैं वो कहीं ना कहीं पूरे, अगर हम मानसून सत्र की बात कर लें तो ये देखने को मिल रही थी, इसी की आशंका भी थी और यहाँ वो दिख भी रही है। संख्या आपको यहाँ आज विधायकों की थोड़ी कम इसलिए भी दिखेंगी क्योंकि राजभवन में नए राज्यपाल का आज शपथ ग्रहण हुआ है अब से कुछ देर पहले, और बहुत सारे जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, वो तमाम लोग वहां गए थे। जो विपक्ष के विधायक हैं, यहाँ बीजेपी के विधायक आपको यहाँ दिख जाएंगे, मुख्य सचेतक से लेकर सभी लोग। तो ये तस्वीरें हैं, हम बात भी करेंगे, जरा शुरुआत भी करें। विरंची जी, बहुत लंबी ये बैनर आप लोगों ने बनाई है, मुझे लगता है कि जितने लंबे, बहुत सारे मुद्दे लंबी थे उसी हिसाब से आपने बनाया। बहुत लंबा घोटाला 5 साल में किया हेमंत सरकार ने, तो उनके घोटालों के सामने हमारा बैनर बहुत छोटा है। जितने भी नौजवानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, पारा शिक्षकों को ठगा, संविदा कर्मियों को ठगा, होमगार्ड को ठगा, सहायक पुलिसकर्मियों को ठगा, कोई ऐसा नहीं सगा जिसको हेमंत ने नहीं ठगा। तो आज इसी नौजवानों के, जो लोग नौकरी मांग रहे हैं 5 लाख, उनको लाठी मार रहे हैं, जो कह रहे हैं परमानेंट करो तो लाठी मार रहे हैं, माथा फाड़ रहे हैं। उन्हीं सारे विषयों को लेकर आज हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये प्रदर्शन जारी भी है। अपर्णा जी अब से कुछ देर पहले अपने क्षेत्र के मुद्दे को लेकर भी बैठी थी। अपर्णा जी, आपने अपने क्षेत्र के 2 मुद्दों को उठाया था, स्वास्थ्य, जो वहाँ पर अस्पताल, बिल्कुल अविनाश, और देखिए ये सब तो ठीक है, मुद्दे उठाए जाएं, प्रदर्शन किया जाए, विपक्ष सरकार घेरेगा, लेकिन साथ ही साथ जो जनता के मुद्दे हैं वो भी सदन में उठे, इसका भी ध्यान देना होगा। आप नजर बनाए रखिए, मैं आपसे वापस भी अपडेट लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। झारखंड के 12वें राज्यपाल के तौर पर संतोष गंगवार ने शपथ ली है और आपको बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसएन प्रसाद ने उन्हें राजभवन में राज्यपाल के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो और कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब राज्यपाल शपथ ग्रहण कर रहे थे। संतोष गंगवार, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो अब झारखंड के नए राज्यपाल हैं, 12वें राज्यपाल के तौर पर उन्होंने आज शपथ ग्रहण किया है। आपको बता दें कि संतोष गंगवार मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। 1977 से इन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और 1989 में सबसे पहले ये सांसद बने और उसके बाद देखिए 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो उसमें मंत्री रहे। 2017 में श्रम और रोजगार मंत्री इन्हें बनाया गया। मोदी 2.0 में भी मंत्री बनाए गए थे। तो एक लंबा राजनीतिक सफर भी इनका रहा है, जिसका फायदा अब झारखंड को भी मिलेगा।
झारखंड की संस्कृति और उसकी पहचान को आगे बढ़ाने में अब संतोष गंगवार, जो झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, वो उनका योगदान भी देखने को मिलेगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन की, जब संतोष गंगवार 12वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण कर रहे थे। और देखिए, बीजेपी में इनका बहुत बड़ा, बीजेपी के साथ ये जुड़े रहे हैं शुरू से और उनका एक लंबा राजनीतिक सफर, करियर भी रहा है। और ऐसे में जो उनका अनुभव है उसका फायदा अब झारखंड के लोगों को भी मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी मौजूद थे। और झारखंड को नए राज्यपाल मिलने पर बीजेपी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। महामहिम संतोष गंगवार जी शपथ लेने जा रहे हैं। कई बार, मुझे लगता है 7-8 बार ये सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं केंद्र में, बहुत अनुभव वाले व्यक्ति हैं। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर गुमला से है। कनक ज्वेलर्स में लूट की कोशिश और गोलीबारी की घटना का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। गुमला शहर के मेन रोड स्थित कनक ज्वेलर्स में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े लूटपाट की कोशिश की थी। हथियार से लैस बेखौफ अपराधी कनक ज्वेलर्स में घुसे थे। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिख रहा है कि 2 बाइक पर 5 अपराधी आए थे। दुकान में वो घुस जाते हैं और अपराधियों ने कनक ज्वेलर्स के संचालक प्रकाश कुमार पर गोली चलाई और इतने में दूसरे अपराधियों ने दुकान के कर्मियों पर पिस्टल तान दी। ये सब होता देखकर दुकान संचालक ने हिम्मत नहीं हारी। प्रकाश कुमार ने अकेले ही मोर्चा संभाला और बिना डर भय के हथियारबंद अपराधियों से भिड़ गए। उन्होंने अपनी ज्वेलरी शॉप को लूटने से बचा लिया। बताया जा रहा है कि लूटपाट की नीयत से दुकान में घुसे अपराधियों ने ताबड़तोड़ 2 राउंड फायरिंग की थी। पहली गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन दूसरी गोली से प्रकाश कुमार जख्मी हो गए। अपराधी दुकान लूट नहीं पाए और खुद को घिरता देख मौके से भाग निकले। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद गुमला पुलिस अपराधियों की पहचान में जुट गई है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसे बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में अपराधी दुकान के अंदर घुस जाते हैं और सबसे पहले जो पहला अपराधी होता है वो सीधे दुकान के संचालक प्रकाश के पास पहुंच जाता है और उसके बाद जो अन्य कर्मी वहां पर मौजूद है दुकान के, उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्रकाश, जो दुकान के संचालक हैं, वो अपराधियों से भिड़ जाते हैं और आप देख भी पा रहे होंगे तस्वीरों में किस तरीके से वो जान जोखिम में डालकर भी अपराधियों से भिड़ते हैं और फिर मौके से अपराधी फरार हो जाते हैं। दुकान में जो लूट की वारदात करने की नीयत से अपराधी पहुंचते हैं, वो कोशिश नाकाम हो जाती है। और ये सीसीटीवी फुटेज जो अब सामने आया है, इसके आधार पर पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है, पहचानने में जुटी है कि आखिर कौन ये अपराधी हैं। बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में अपराधी दुकान में घुसे थे। अंदर किए और 2 फायरिंग बाहर किए। कितने लोग थे? 3 लोग थे। गोली चला के फरार हो गया। अरे वो तना नहीं, पहले 1 गोली चलाया और फिर लूटने का कार्यक्रम शुरू किया। तो दुकान संचालक के सूझबूझ से ये दुकान में लूटपाट की वारदात तो टल गई, लेकिन सवाल कई सारे उठते हैं। न्यूज़ 18 सवाल पूछता है, क्या झारखंड में बेखौफ हो गए हैं अपराधी? सवाल ये कि क्या अपराधियों को पुलिस का खौफ तक नहीं है? सवाल तो ये भी है कि अपराधी दिन दहाड़े पिस्टल लेकर कैसे घूम रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे ये बेखौफ अपराधी, जिनके चेहरे पर नकाब भी नहीं है, हाथों में पिस्टल लेकर दिन दहाड़े जो है दुकान के अंदर घुस जाते हैं। सवाल ये कि बार बार क्यों हो रही है लूट की वारदात? आखिर पुलिस की टीम क्या कर रही है? दिन दहाड़े शोरूम में कैसे घुसे अपराधी? बेखौफ अपराधियों को किसका संरक्षण मिल रहा है? और सवाल ये कि पुलिस वाले अपराध क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। क्राइम मीटिंग के बावजूद अपराध कैसे बढ़ता चला जा रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल तो ये भी बनता है
क्या बंदूक लेकर घूमना इतना आसान हो गया है? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए हैं? पुलिस की टीम की गश्ती का क्या फायदा हो रहा है? और अगली खबर आपको गिरिडीह से बता दें, कांवड़ियों से भरी बस पलट गई है। बताया जा रहा है सरिया के नीमा टांड के पास यह हादसा हो गया। सभी कांवड़िया सुरक्षित हैं। जलार्पण के बाद रांची लौट रहे थे। मौके पर पहुंची है पुलिस की टीम और घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। सरिया थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां जानकारी के मुताबिक कांवड़ियों से भरी एक बस जो है वो पलट जाती है। सरिया के नीमा टांड के पास यह हादसा हुआ है। ये सभी कांवड़िया सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में किसी भी कांवड़िए को कोई चोट ज्यादा नहीं लगी है। हालांकि जो लोग इसमें घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया भी गया है। ये सभी कांवड़िया जलार्पण करने के बाद वापस रांची लौट रहे थे। और बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, जहां तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला का नाम रिंकू देवी बताया जा रहा है। यह भीषण हादसा पंडरा ओपी इलाके स्थित पंडरा बाजार समिति के गेट के पास हुआ। बताया जा रहा है कि रिंकू देवी बच्चे को स्कूल छोड़ने के जाने के समय सड़क पार कर रही थी और तभी तेज रफ्तार में सामने से आ रही कार ने रिंकू देवी को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कार तेज रफ्तार में पिस्का मोड़ की ओर से आ रही थी। हादसे से नाराज स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ की है। गाड़ी के शीशे को तोड़कर चकनाचूर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कार के मालिक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। क्या हुआ था बेटा? मामी पार हो रही थी और गाड़ी स्पीड में था, ठोक दिया। गढ़वा से बड़ी खबर आपको बता दें, कुल्हाड़ी से मारकर महिला की हत्या कर दी गई है। महिला के पति पर ही हत्या करने का आरोप लगा है। डंडई थाना के रारो गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस टीम मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी पति की तलाश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको गढ़वा से बता रहे हैं, कुल्हाड़ी से मारकर एक महिला की हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप महिला के पति पर ही लगा है। डंडई थाना के रारो गांव की घटना बताई जा रही है। पुलिस की टीम आरोपी पति को तलाश कर रही है। खबर गढ़वा से है, जहां रिश्ते में चाचा लगने वाले एक शख्स पर नाबालिग भतीजी का अपहरण कर रेप करने का आरोप लगा है। मामला मंझियाव थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि 4 जुलाई को पिस्टल का डर दिखाकर आरोपी चाचा पीड़ित को मंझियाव से मोहम्मदगंज स्टेशन ले गया, फिर ट्रेन से डेहरी ऑन सोन होते हुए महाराष्ट्र के ठाणे जिला में कसारा गांव ले गया, जहां उसका मजदूर दोस्त नासिर खान पहले से रहता था। यही लड़की के साथ आरोपी चाचा ने रेपी घटना को अंजाम दिया है। कई बार संबंध बनाने की बात कही जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित के पिता ने मंझियाव थाने में आवेदन देकर पुलिस से कार्रवाई की गुहार भी लगाई है और अब पुलिस कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रेस कर रही है ताकि आरोपी तक पुलिस पहुंच सके। आरोपी चाचा को उसके दोस्त को अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक दोनों के खिलाफ अब आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम जुट गई है। कसारा महाराष्ट्र। कितने दिन रहे? 6 तारीख को, मतलब हम लोग वहाँ पे 4 तारीख को यहाँ से निकले थे, 29 तारीख को पकड़े गए। खबर गिरिडीह से है। डुमरी अनुमंडल क्षेत्र में एनजीटी की रोक के बावजूद अवैध बालू का खनन जो है किया जा रहा है। नदी से बालू उठाने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद परवेज आलम ने टीम के साथ छापेमारी कर NH-19 हाईवे समेत दूसरी जगहों से बालू लोड 9 ट्रैक्टर को जब्त किया है। कार्रवाई से धंधेबाजों के बीच हड़कंप मच गया है। अनुमंडल पदाधिकारी का कहना है कि आगे भी प्रशासन की कार्रवाई जारी रहेगी। ये शशि भूषण वर्मा के द्वारा छापामारी की गई बृहद पैमाने पे पूरी टीम के साथ, और आप देख सकते हैं कई सारे बालू की गाड़ियां जो अवैध रूप से रात में चल रही थी। मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा कि रात में जो बालू की गाड़ियां चल रही। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।